नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही गंभीर मसले पे आप सबसे बात करनी थी। आप सभी देख रहे होंगे, रोज़ाना न्यूज़ में खबरें आ रही हैं। रोज़ शाम को आप जब टीवी पे बैठते होंगे या प्रिंट मीडिया, पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कोई भी समाचार पत्र जब आप पढ़ रहे हैं, देश की जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है वो है देश भर से मज़दूरों का पलायन, जिसमें ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर और तमाम बी क्लास सिटी जहाँ पे मज़दूर ज़्यादा संख्या में बाहर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ज़्यादातर मज़दूर यहीं इसी एरिया से आते हैं। पहला लॉकडाउन जब 23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था तो सरकार ने बहुत सारे पैकेज और उनकी व्यवस्था का उसी टाइम निर्धारण कर दिया था। लेकिन क्या कारण है कि वो पैकेज आज तक उन तक नहीं पहुंच पाया? इन सब चीज़ों की जानकारी लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात यह है कि वो गए क्यों, जाना क्यों चाहते हैं। हो सकता है सरकारों ने खाने की व्यवस्था कर दी हो, बट क्या सिर्फ खाने मात्र की व्यवस्था से काम चल जाता है? नहीं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है उनकी? उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है डे टू डे खर्चा। जो पर डे उनके जो खर्च होते हैं उसे कौन देगा? काम बंद है, वो काम नहीं कर सकते, आज की डेट में आय है नहीं बिल्कुल। इसके अलावा उनका जो मासिक रेंटल है, घर का जो रेंट है, वो कौन पे करेगा? आज नहीं तो कल उन्होंने ही भरना है। क्या सरकार देगी? सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार ने लोगों से अपील की है कि आप 3 महीने तक रेंट ना लीजिए। अगर आप लेते हैं तो इसके विभाग तो कार्रवाई की जाएगी, बट ऐसा तो है नहीं। आने वाले दिनों में उनको रेंट देना पड़ेगा। तो जो आज कमा ही नहीं रहा है, अगर ये 3 महीने का लोन और उस पर हो गया, जो कि सिर्फ दिहाड़ी मजदूर है, पर डे खर्चा है उसका, पर डे कमाता है, पर डे खाता है, तो क्या करेगा? और दूसरी बात है, सरकारों ने ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं की है, सरकार ने व्यवस्था की है। जैसे कि मैं कल देख रहा था, लगभग 250 ट्रेन देश भर से श्रमिक ट्रेन चलाई गई हैं। आपको ये सबक आनंद विहार टर्मिनल में जब वो दिल्ली के आगे जब बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ था, तभी समझ जाना चाहिए था कि अब इनकी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। आपने डिक्लेयर किया कि हम 80 करोड़ लोगों को पीडीएस राशन दे रहे हैं। पीडीएस राशन सरकार की तरफ से मुफ्त है 3 महीने का। क्या इस राशन से काम चल जाएगा? क्या ये राशन वहाँ तक पहुँच चुका है जिनको पहुँचना चाहिए था? दूसरी तरफ से देश भर से काला बाजारी की खबरें आ रही। काला बाजारी का मतलब है पीडीएस राशन जो सरकार जनता तक पहुंचा रही है, पहुंचाना चाहती है, वो पहुंच नहीं रहा है। बीच में जो कोटेदार है या फिर जो एजेंसीज हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वॉल्व हैं, वो उसमें कमीशन खा रहे हैं, उसको कट करके राशन दे रहे हैं। जो सरकार ने कैश योजना लागू की है, पेंशन की योजना है, चाहे वो मनरेगा के थ्रू डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र ही उनके अकाउंट में कर रहे हैं वो, और कुछ मज़दूरों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा दिया गया वो, ये सारे के सारे पैसे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो पंचग्राम का पंचायत हो या फिर ज़िले का पटवारी हो, कोई भी हो, ये सब के सब बीच में कमीशन खा रहे हैं। ये ऐसी न्यूज़ आ रही है, तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम न्यूज़ पे ऐसे आ रही है। क्या सरकार इन पर कोई अंकुश लगा सकती है? क्या इन पर कोई कार्रवाई हो रही है? अगर नहीं हो रही तो क्या है योजना आगे आगे आने वाले दिनों में? क्या इन पर त्वरित कार्रवाई करने का कोई प्लान है? इन सब चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि 250 जो ट्रेनें चली हैं, देश में एक ऐसा वर्ग है, मज़दूर तबके में भी एक अपर तबका है जो मोबाइल यूज़ करता है। उन्हें पता है कि आगे उन्हें क्या स्टेप लेना। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से चले गए। बट सरकार ये भूल गई कि देश के कम से कम 40 या 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपके ट्विटर से, फेसबुक से नहीं जुड़े हुए। आपका ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर कुछ काम नहीं आने वाला उनका। तो क्या सरकार उन तक पहुंचने की कोई योजना है? ग्राउंड में हम पूरी तरह विफल हो चुके हैं। अगर आपको उनको भेजना ही है, आप देखना चाहते हैं कि वो पैदल ना जाएं, तो क्यों नहीं आपने वहाँ पे बीच बीच में, आपको मालूम है ऐसे लोग कहाँ पर रहते हैं, सबको मालूम है, सारे राज्य सरकारों को मालूम है, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मालूम है, जो लोकल बॉडीज़ हैं उन सबको मालूम है कि मज़दूर कहाँ रहता है। उनके जो आका बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, उन सबको मालूम है कि वो लोग कहाँ रहते हैं। क्या हेल्प डेस्क लगा करके
हम उनकी परेशानियों को सुन करके उनके हिसाब से अपनी योजनाओं को चेंज नहीं कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। तो टोटली हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विफलता है। आपको कुछ न कुछ अब इस पर विचार करना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। देश में जो लोग बैठ करके एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, जो वहाँ से बैठ करके जो योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहते हैं, उन्हें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। नीचे नीचे आइए, ज़मीन पर आइए, ज़मीनी हकीकत को समझिए, उसके हिसाब से आप प्लान करिए, अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करिए। आपने औरंगाबाद की घटना देखी होगी, जिसमें कि इतने सारे मजदूर पटरियों पर सोए हुए मर गए। कुछ लोग आए थे सोशल मीडिया पे, कह रहे थे भाई पटरी पे सोने की कोई जगह है? आपको मालूम होना चाहिए ये वही वर्ग है जो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता है, ना ही खबरें सुनता है। इसका मतलब है क्योंकि उन्हें ट्रेन मिली नहीं, वो तो जानते हैं कि ट्रेन चल नहीं रही है। क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है इसलिए वो पैदल जा रहे हैं। जब ट्रेन ही नहीं चल रही तो ट्रेन आई कहाँ से, ये सोच करके वो पटरी में बिंदास हो गए और आपकी मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। तो सोच सकते हैं आप किस तरह की संवेदनशील सरकारें हैं आपकी। ज़रूरत है इस वक्त जागने की। ये जो मेरा वीडियो है इसे शेयर करिए और कम से कम प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, जो बैठे हुए हैं एसी घरों में, एसी ऑफिस में, आईएएस आईपीएस, जो वहाँ पेपर में अपना प्लान बनाया करते हैं, डेली आपको एक डेली एक एक इंस्ट्रक्शंस पास कर देते हैं। इन गरीबों के बारे में सोचिए। क्या है हमारा लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन टोटली विफल रहा। हम खाली ट्रेस ही करते रह गए, किसी ने भी लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया। लॉकडाउन नंबर 2 फिर प्रॉब्लम आया, फिर आपको लॉकडाउन 3 स्टेप लेना पड़ा। अभी तक भी हमारी मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। पहले तो बहुत सारी जो आप क्रेडिट ले रहे थे कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया है, बट आज की संख्या में अगर संख्या वाइज देखा जाए तो मरीजों की संख्या पॉजिटिव कम से कम 65,000 के पार, मरने वालों की संख्या 2,000 पार। क्या है ये क्रेडिट? नहीं है ये क्रेडिट। दिस इज़ नॉट ए गुड अचीवमेंट। ये अचीवमेंट है ही नहीं। अगर आप इसे क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये अचीवमेंट है नहीं। सरकार के साथ साथ मैं सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार के दिए हुए गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखने के लिए कोशिश करें, उनको मोटिवेट करें, उनकी समस्याओं को समझें और समझाएं, उन्हें भी घर में रहने के लिए हिदायत दें ताकि लोग घरों में रहें और सेफ रहें। मैं पिछले 45 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। क्यों नहीं निकला हूँ? क्योंकि सरकार के इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसी तरह मेरी तरह पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? लेकिन बहुत सारे लोग जो जानबूझकर, अगर आपकी आवश्यकता है, एक्चुअल आवश्यकता है, ज़रूर जाइए, बाहर जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, बट नहीं कर रहे आप लोग ऐसा। अनावश्यक रूप से बाहर जा रहे हैं लोग, पिकनिक कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। आपने एक जयपुर का सुना होगा, जहाँ एक साधु चिलम पीते हुए 300 लोगों को कोरोना हो गया। मंदिर में लोग भजन कर रहे हैं, मस्जिद में जाके लोग नमाज पढ़ने में अभी भी विश्वास कर रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया गया है। ध्यान रखिए, ये जो वायरस है इससे बड़ी बड़ी कंट्रियां हार गई हैं, सरेंडर हो चुके हैं सारे लोग। हिंदुस्तान इतना एफर्ट नहीं कर पाएगा जितना कि नज़र आ रहा है। अगर ये संख्या जैसे आईसीएमआर की उनकी रिपोर्ट थी कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा केस तो हम करोड़ों की संख्या में पहुंच जा सकते हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, 130 करोड़ का पॉपुलेशन, अगर 1% लोगों को भी अगर कोरोना हो जाता है तो 1,30,00,000 होते हैं आप। तो आप समझिए, क्या 1,30,00,000 बेड अरेंज कर पाएंगे? क्या 1,30,00,000 वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें? और इसके कम से कम 4 टाइम 5 टाइम स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये 1% की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए क्या होने वाला है। तो घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने आपको, अपने दोस्तों को, सबको सेफ रखिए। अपने व्यूज़ जो है सोशल मीडिया में डालिए, सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज का जो मेरा मुद्दा है, मेरा ये मुद्दा है किसी सरकार, किसी धर्म, किसी विशेष के प्रति नहीं है। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे मज़दूरों के बारे में, जो देश की बुनियाद है, जिन्होंने देश को सजाया है, जिनकी मेहनत से सब लोगों को रोज रोटी मिल रही है, रोटियां मिल रही हैं उनके घरों पर, जो आलीशान महलों में रह रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? उनकी क्या गलती है? क्या हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन हो गई हैं कि 3 या 4 महीने की उनकी बेसिक ज़रूरतों को नहीं देख पा रही हैं?
अगर ये 3 या 4 महीने की हम उनकी बेसिक ज़रूरतों को देख लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि लाखों की संख्या में पैदल 20-20 दिन अपने गांव को पैदल चले जा रहे हैं। अरे व्यवस्था कर दीजिए, बस की ले जाने दीजिए, प्रोटोकॉल का फॉलो करिए। लेकिन आज जिस तरह से वापस उनको छूट मिल गया है जाने के लिए, आने वाले 1 महीने बाद कोरोना का विस्फोट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी लोग जहाँ से जा रहे हैं, चाहे बॉम्बे से जा रहे हो, अहमदाबाद से जा रहे हो, सूरत से जा रहे हो, ये लोग यूपी या बिहार या उड़ीसा या बंगाल जहाँ पे भी जा रहे हैं, कोरोना के 1 या 2 पॉजिटिव केसेस ज़रूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें 8 या 10 लोग कोरोना के पॉजिटिव हैं। इनके लिंक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिंक को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो कोरोना विस्फोट के चांसेस हैं। अगर हालांकि अगर ये जाने के बाद भी अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में रहते हैं या सरकार को सहयोग करते हैं, तो शायद हम इनके नंबरों को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप सभी के लिए आज के लिए काफ़ी है इतना। हर एक मुद्दे पे आपसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर मुद्दों को सामने लाया जाए। आज आप सभी से ये दरख्वास्त है मेरी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग सरकार में बैठ कर के मंसूबे बना रहे हैं, जो लोग प्लान बना रहे हैं, इन श्रमिकों के बारे में सोचें और इन पर तत्काल कार्रवाई करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।